हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे होता है, क्या होता है, इसकी सारी बातें आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन को थोड़ा समझें। और ये चैप्टर न केवल 11th क्लास के लिए, हायर क्लासेस के लिए भी, जहाँ पर भी अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट होगी, डेप्रिसिएशन बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो बहुत ढंग से समझना है, सीखना है और याद रखना है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन सिंपली एक एक्सपेंडिचर होता है, सही प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने में किसी भी फर्म को मदद करता है। ये वो खर्चा है जो आप बिजनेस में दिखाते हो, और जब दिखाते हो तो तभी आपका सही प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होके आता है। ठीक है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ट्रू एंड फेयर व्यू तभी प्रेजेंट करेगी जब आपने डेप्रिसिएशन वगैरह का भी प्रॉपर रिकॉर्ड कर रखा है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इससे रिलेटेड रूल्स हमें बता रखे हैं। इनकम टैक्स पर्पजेज से इसको दिखाना बिजनेस में मैंडेटरी है। अगर आपने इसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे के रूप में नहीं दिखाया तो आपका प्रॉफिट सही कैलकुलेट करके नहीं आएगा। क्लियर। दूसरा इसका फीचर आप ये मान लो, देखो पहला ये एक्सपेंडिचर है, दूसरा इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए नेसेसरी एक्सपेंडिचर है, तीसरा आपका जो है ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करता है प्रॉफिट का, फाइनेंशियल पोजीशन का। अगला कि भाई नॉन कैश एक्सपेंस है। नॉन कैश एक्सपेंस है मतलब खर्चा तो है, एक्सपेंडिचर तो है, लेकिन इसके अगेंस्ट कोई कैश खर्च नहीं होता किसी भी फर्म का। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन लगता गाय पे है। डेप्रिसिएशन उन सारी एसेट्स पे लगता है जो भी बिजनेस की एसेट्स हैं जिनको आप अपने बिजनेस में यूज़ करते हो। डेप्रिसिएशन लगता क्यों है? डेप्रिसिएशन को अगर मैं सिंपली एक लाइन में डिफाइन करूँ तो मैं कहूँगा डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीज in the value of asset. I repeat, depreciation is the decrease in the value of asset due to its regular use, due to accident, due to obsolete हो गई, पुरानी हो गई, old टेक्नोलॉजी हो गई, राइट, और एनी अदर कॉज। एसेट की वैल्यू में होने वाला डिक्रीज वो पुराने हो जाने की वजह से, ऑब्सोलेट हो जाने की वजह से, टेक्नोलॉजी आउट ऑफ डेट हो जाने की वजह से, या फिर उसका एक्सीडेंट हो जाने की वजह से, किसी भी इनमें से कोई कारण से उसकी वैल्यू कम हो गई एसेट की, तो जितनी वैल्यू कम हो गई इन मनी टर्म्स उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। तो इस डेफिनेशन में डेप्रिसिएशन के कॉजेज भी आ गए। एक्चुअली मेन पर्पस डेप्रिसिएशन के बारे में ज़्यादा बोलना नहीं है यहाँ पर, उसकी अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं वो है। क्लियर। तो डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग हमें सीखनी है। तो इससे रिलेटेड कुछ बेसिक एंट्रीज आपको समझेंगे आप। डेप्रिसिएशन लगाने के मेथड्स अकाउंट्स में कौन से होते हैं वो आप समझेंगे। ठीक है, पहले मैं जर्नल एंट्री से स्टार्ट करता हूँ कि बेसिक एंट्रीज डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। डेप्रिसिएशन मेंटेन करने की अकाउंट्स में दो मेथड्स हैं हमारे पास। डेप्रिसिएशन मेंटेन करने के अकाउंट्स में हमारे पास दो मेथड्स हैं। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन किया जाता है और जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं किया जाता है। क्लियर। दोनों कंडीशन में हम जर्नल एंट्री सीखेंगे। इफ प्रोविजन फॉर डेप नॉट मेंटेन्ड, एक तो ये है हमारा मेथड नंबर 1, और दूसरा है जी इफ, शॉर्ट में लिखूंगा अब इसको, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो, राइट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। अब ये मैं जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोल रहा हूँ इसको एक्सप्लेन भी करेंगे जब इस वाले हिस्से पे आएंगे। अभी हम बात कर लेते हैं जब ये नहीं मेंटेन होता है तो हम अकाउंट्स में कैसे इसको रिकॉर्ड करते हैं। पहली एंट्री आपकी एसेट को ख़रीदने की है। वो फिक्स एसेट कोई सी भी हो सकती है, मशीन हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हो सकते हैं, कंप्यूटर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन के बारे में ज़्यादा बात सवालों में होगी वो होगी मशीन से रिलेटेड। ठीक है जी। तो एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट की जगह पर यहाँ पर जो भी आपने चीज़ खरीदी हो बिजनेस में, मशीन खरीदी हो मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर खरीदा हो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग खरीदी हो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, जो भी चीज़ खरीदी है वो आप डेबिट कर देंगे। और मैंने उसको एसेट के नाम से लिखा है, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
ये एंट्री किस चीज़ की है? एसेट खरीदने की। क्या की एंट्री है? एसेट खरीदने की। इसका अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन लगाने की क्या एंट्री होती है। उससे भी पहले एक और चीज़ हो सकती है, जैसे मान लो मशीन आपने खरीदी 1 लाख रुपए की, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, या छोटा अमाउंट कर लेते हैं, 10,000 रुपये की मशीन खरीदी आपने, 10,000 एंड 10,000। अब उस मशीन को खरीद कर लाने और इंस्टॉल कराने के जो भी खर्चे होते हैं उन्हें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो मशीन की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं, और ऐसे एक्सपेंसेस हम उस एसेट के नाम से ही डेबिट करते हैं। दोबारा सुन लीजिए, 2 टाइप के खर्चे होते हैं, एक कैपिटल, एक रिवेन्यू। ठीक है, रिवेन्यू खर्चे कौन से होते हैं? जो मशीन को ऑपरेट करने से रिलेटेड होते हैं। उन खर्चों के नाम से ही हम रिकॉर्ड करते हैं एंट्री जब करते हैं। दूसरे होते हैं हमारे मशीन को खरीदने से रिलेटेड, वो उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं। जैसे मशीन को खरीदते समय जो भी आप खर्चा करेंगे उसको आप मशीन के नाम से ही डेबिट करेंगे। तो मैं यहाँ पर दूसरी एक और एंट्री लिख देता हूँ, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग एक्सपेंस ऑन इंस्टॉलेशन ऑब्लिग परचेज करने से रिलेटेड या फिर इंस्टॉल करने से रिलेटेड। मान लो 10,000 रुपये की मशीन है, 1,000 रुपये खरीद कर लाने और मशीन को इंस्टॉल कराने से संबंधित है। ये इंस्टॉल वाला प्रोसेस बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, तो और एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जैसे बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं, ठीक है जी, तो वो ऐसी नहीं आती हैं बड़े साइज में। आपने देखा होगा एक कमरा है साहब 10 बाई 10 का और लगभग 8 बाई 8 के साइज़ की एक मशीन उसके अंदर है। तो इज़ इट पॉसिबल कि वो 8 बाई 8 के साइज़ की मशीन उसके अंदर एंटर उसकी फुल शेप में कर दी जाए? नहीं है पॉसिबल, वो लूज़ पार्ट्स में आती है, राइट। और फिर एक इंजीनियर कंपनी की तरफ से आता है, वो उसको सारे पार्ट्स को असेंबल करता है, इंस्टॉल करता है, फिर वो ऑपरेशनल होती है जिससे आप प्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये जो खर्चा होता है वो मशीन की कॉस्ट को इंक्रीज़ करता है। 10,000 की मशीन खरीदी, 1,000 रुपये आपने खर्च कर दिए, तो वो 1,000 रुपये आपकी मशीन की वैल्यू को बढ़ा देंगे। 10 और 1 कितने हो गए? 11,000 की मशीन हो गई आपकी। अब हम तीसरी बात करते हैं, मतलब थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो सकता है? डेप्रिसिएशन लगाने का। डेप्रिसिएशन को मैंने खर्चा बताया ना आपको। खर्चा क्या होता है? जो अकाउंटिंग के रूल्स हैं जनरल एंट्रीज़ के, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट, राइट, नॉमिनल अकाउंट्स में। तो हम डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे। ठीक है, और क्रेडिट हम क्या करेंगे? उस एसेट को जिसकी वैल्यू ये कम करती है। एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो डेबिट होगा, एसेट की वैल्यू कम होगी तो क्रेडिट होगा। क्लियर? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट डेबिट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट क्रेडिट। लायबिलिटी के लिए उल्टा होता है। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो ये है कि ये डेप्रिसिएशन हम चार्ज कब करते हैं? अकाउंटिंग ईयर के एंड में। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जब हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है तब हमें ये एंट्री करनी है डेप्रिसिएशन लगाने की। क्लियर? खरीदोगे आप, जब खरीदी किसी भी डेट को खरीद सकते हो, लेकिन डेप लगेगी साल के एंड में। ठीक है जी, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। सपोज कि 10 और 11,000 की मशीन थी और 10% की डेप्रिसिएशन है, तो कितनी हो जाएगी साहब? 1100 हो जाएगी। अगर मैंने साल के स्टार्टिंग में मशीन खरीदी है तो 1100 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर कोई सा भी हो सकता है, दिसंबर 31, मार्च 31, जो सवाल में दिया हो वो, और नहीं दिया है तो मार्च 31। क्लियर? डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि आप जब मशीन को बेचते हो, जब आप मशीन को बेचते हो तब क्या एंट्री होती है? ऑन सेल। ऑन सेल, अगर आप मशीन बेचोगे
तो दो सिचुएशन में बेचोगे, या तो प्रॉफिट पे या फिर लॉस पे, ठीक है। एक बात याद रखना, डेप्रिसिएशन साल के एंड में तो लगती है, और तब तक लगती है जब तक, उस डेट तक लगती है जिस डेट पे आप मशीन बेच रहे हो, क्लियर। जिस डेट पे आप मशीन बेच रहे हो उस डेट तक की डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। फिर उस डेट पे हम पता करते हैं कि बेचने पर हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान मशीन को, तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट टू P&L अकाउंट। अगर प्रॉफिट पे बेचते हैं तो हमारा P&L क्रेडिट होता है, और लॉस पे बेचते हैं तो हमारा P&L डेबिट होता है, क्लियर। इससे रिलेटेड आगे की एंट्री मैं यहाँ रख देता हूँ। या तो आप प्रॉफिट पे बेचेंगे या फिर लॉस पे बेचेंगे, और एट लॉस पे बेचेंगे ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, क्लियर, नो प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं इस वाले मेथड की, इसमें और इस वाले मेथड में, फर्स्ट वाले में क्या डिफरेंस है। एसेट खरीदते समय आपकी सेम एंट्री होनी है, कोई डिफरेंस नहीं है, क्लियर। एसेट से रिलेटेड इंस्टॉलेशन एक्सपेंस करने में जो एंट्री होगी दैट शैल रिमेन द सेम, नो डिफरेंस। लेकिन डेप्रिसिएशन लगाते समय एक अंतर आ जाता है। क्या अंतर आ जाता है वो आप ध्यान से सुनना, ठीक है। एक्चुअली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एग्जैक्टली होता क्या है, उसका पर्पस क्या होता है, थोड़ा ढंग से सुन लें, बहुत शॉर्ट में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक अरेंजमेंट है अपने नुकसान को इकट्ठा करते रहने का, और ये पता लगाने का कि मशीन की टोटल वैल्यू कितनी डिक्रीज हो गई, ठीक है। और टेक्निकली अगर आप अकाउंट में रिकॉर्ड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो केवल इतना कि इसमें जब हम प्रोविजन फॉर डेप मेंटेन नहीं करते हैं तो हर साल जितनी भी डेप्रिसिएशन होती है वो एसेट की वैल्यू को कम कर देती है। इस वाले मेथड में एसेट की वैल्यू कम होती जाती है, इस वाले मेथड में हम उसे एसेट की वैल्यू को कम नहीं करते हैं, एसेट की वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट पे रहती है, ठीक है। और जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट है उसे हम प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो मैं लिखूंगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 1100 रुपये, ठीक है, क्लियर। अब आ जाइए आप ये वाली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाने की, ये सेम रहेगी, एसेट बेचने की सेम रहेगी, प्रॉफिट पे बेचो चाहे लॉस पे सेम रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं है। बस केवल क्या अंतर आया, इसमें हमने डेप्रिसिएशन को एसेट की वैल्यू को कम करने के लिए यूज़ किया, इसमें हमने डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, क्लियर, नो प्रॉब्लम। अब देखिए इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, राइट, अकाउंटिंग देखते हैं। प्रोविजन फॉर डेप नॉट मेंटेन्ड में हम मशीन का अकाउंट कैसे बनाएंगे और मेंटेन्ड में कैसे बनाएंगे। अभी आपको ये तो थोड़ा सा मालूम है कि दो मेथड यहाँ पर आपने सुन रखे होंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। उनके बारे में अभी डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ मैं, अभी मैं केवल पहला मेथड डिस्कस कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड SLM लिखा है मैंने शॉर्ट में, स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब SLM। इसका दूसरा नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसमें डेप्रिसिएशन मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है और हर साल सेम रहता है। डेप्रिसिएशन मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है और हर साल सेम रहता है, ठीक है। इस मेथड के लिए इतना सुनना काफ़ी है। अभी मैं बात करता हूँ प्रोविजन फॉर डेप नॉट मेंटेन्ड में हम मशीन अकाउंट कैसे बनाएंगे, मशीन अकाउंट या फिर एसेट का अकाउंट। आपने मशीन खरीदी, कितने की थी, 10,000 रुपये की, टू बैंक अकाउंट। सपोज साल के स्टार्टिंग में खरीदी
10,000 रुपये की 1 अप्रैल 2011, और उसी टाइम पर आपने इंस्टॉलेशन के खर्चे कर दिए टू बैंक अकाउंट 1000। देखो दो तरीके के अकाउंट बनाने के, या तो पहले जर्नल एंट्री लिख लो फिर उसकी पोस्टिंग करो, राइट, और दूसरा है कि जर्नल एंट्री को दिमाग में रखो और पोस्टिंग करो। एक और टेक्निक है, वो टेक्निक है कि जर्नल एंट्री का दिमाग में मत रखो, जो हमारे मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच है उसे ध्यान में रखो। एसेट का अकाउंट अगर इंक्रीज़ होगा, मतलब एसेट में वैल्यू में इंक्रीज़ होगी तो वो डेबिट में आएगी, और एसेट की वैल्यू किसी भी चीज़ से कम होती है तो वो क्रेडिट में आएगी, माइनस। दोबारा सुन लो, एसेट इंक्रीज़ कब होगी? जब आप खरीदोगे या इंस्टॉलेशन के खर्चे करोगे, तो ये हमें यहाँ पर लिखना है अमाउंट। एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ कब होगी? जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे या फिर आप सेल करोगे, तो वो यहाँ पर आएगा। ये एक लॉजिक है छोटा सा, ठीक है। तो मशीन हमारी कितने की हो गई स्टूडेंट्स? 11,000 रुपीज़ की। कितने की हो गई? 11,000 रुपीज़ की। अब डेप्रिसिएशन लगानी है मुझे, तो क्या एंट्री होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट या फिर मशीन अकाउंट। तो मैं यहाँ पर साल के एंड में लिखूँगा 31 मार्च 2012 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1100 रुपीज़। कौन से अमाउंट पर लगाई मैंने? इस 10,000 और इस 1,000 को ऐड करके जो टोटल उसकी कॉस्ट बन रही है ना 11,000, उस पर लगाई मैंने 10% 1100 रुपीज़। अब साल के एंड में मुझे बैलेंस निकालना है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 11,000 में से 1100 लेस कर दो, कितना रह जाएगा? 9,900। क्लियर? अब अगले साल के स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन कब लगाई? 31 मार्च 2012 को। उसके जस्ट नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर का बिगिनिंग हो गया ना, 1 अप्रैल 2012। इसको आप बैलेंस को ब्रॉट डाउन करो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने रुपए? 9,900 रुपीज़। फिर वापस अगले साल फिर डेप्रिसिएशन लगाओगे। जो एंट्री मैंने आपको लिखवाई थी वो 1 साल की थी, उसमें से डेप्रिसिएशन की एंट्री हर साल रिपीट होती है। डेप्रिसिएशन की एंट्री हर साल रिपीट होती है, ठीक है। और बेचने की एंट्री मशीन की तब होती है जब हम मशीन को बेचते हैं, अदरवाइज नहीं होती है। क्लियर? मशीन अकाउंट हम किस इंटेंशन से बता रहे हैं कि हम बनाएंगे कैसे? अगर हमसे 3 साल 4 साल 5 साल का मशीन अकाउंट बनाने के लिए कह दिया तो हम बनाएंगे कैसे? तो मैंने पहले साल का दिखाया कि साहब मैंने खरीदी 10,000 की खरीदी और 1,000 रुपये के इंस्टॉलेशन एक्सपेंस कर दी, तो 11,000 की पड़ी। 11,000 में से 10% डेप्रिसिएशन 1,100 रुपये हो गई, बैलेंस कितना रह गया? 9,900। इसको मैंने ब्रॉट डाउन कर लिया। क्लियर? इसको मैंने ब्रॉट डाउन कर लिया। अब इसके बाद मुझे दूसरे साल डेप्रिसिएशन लगानी है। दूसरे साल जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो दूसरे साल के एंड में लगेगी। और दूसरा साल एंड कब होगा? कब होगा एंड दूसरा साल? 31 मार्च 2013 को। क्लियर? 31 मार्च 2013 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट दैट इज ऑल्सो 1100। मैं ये कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइन मेथड से। इसमें डेप्रिसिएशन हर साल लगती है मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट पे, जो 11,000 रुपये है। क्लियर? जो 11,000 रुपये है। अब इसके बाद लगाइए आप बाय बैलेंस कैरेट डाउन 8,800 रुपीज़। अगले साल में फिर इसको ब्रॉट डाउन करूंगा। कब करूंगा? 1 अप्रैल 2013 को 8,800 और 31 मार्च 2014 को डेप लगाऊंगा। कितनी लगाऊंगा? 1100। बैलेंस कितना आ जाएगा? 7,700। इज दैट ओके विद एवरीवन? यस सर। क्लियर? ठीक है जी। मशीन अकाउंट। अभी आप डेप्रिसिएशन अकाउंट और देख लो कि इस वाले केस में आप डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाओगे। ये तो मशीन अकाउंट है, डेप्रिसिएशन अकाउंट और देख लो। डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने का सिंपल सा तरीका है, हर साल 31 मार्च 12 पहले साल का एंड। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन टू एसेट, टू एसेट, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं टू एसेट 1,100 रुपये। फिर उसे कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस में।
एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में कहाँ लिखूंगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस। और नहीं याद आ रही है एंट्री तो भी कोई बात नहीं है, सुन लो, टू एसेट बाय पी एंड एल, टू एसेट बाय पी एंड एल, ऐसे रहना है ये, ठीक है। अगले साल वापस 31 मार्च 13 को वही टू एसेट कितने रुपए लिख दूं? सेम रहेगी ना डेप्रिसिएशन हर साल। हाँ, इस अकाउंट में बैलेंस नहीं बचता साहब, तीसरे साल भी वही होएगी 1100। अभी हम यहाँ पे आते हैं, जब प्रोविजन फॉर डेट मेंटेन्ड है तो अकाउंट कैसे बनेगा, क्या डिफरेंस आएगा? ध्यान से सुनना, सीखना, याद रखना। जब प्रोविजन फॉर डेट नॉट मेंटेन्ड है तो हमने 11,000 यहाँ दिखाए, 1100 यहाँ दिखाए, बैलेंस आया 9900 ब्रॉट डाउन किया, फिर 1100 की डेप लगाई, बैलेंस रह गया 8800 ब्रॉट डाउन किया, फिर डेप लगाई, बैलेंस। डेप्रिसिएशन अकाउंट में टू एसेट बाय प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया हमने, टू एसेट बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसा ही तीसरे साल में भी लिखेंगे, मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है, वो एज इट इज आना है, ठीक है। यहाँ पर अब अंतर क्या आएगा? अंतर, पहला अंतर तो ये आएगा कि आप जो एसेट का अकाउंट बनाओगे उसमें डेप्रिसिएशन नहीं दिखाओगे। आप जो एसेट का अकाउंट बनाओगे उसमें डेप्रिसिएशन नहीं दिखाओगे। जब प्रोविजन फॉर डेट मेंटेन्ड होता है तो डेप्रिसिएशन को हम एसेट अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, हम उसके लिए अलग एक अकाउंट बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम बनाते हैं और फिर उसके बाद हम बनाते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये 3 अकाउंट हमारे बनते हैं, ठीक है। तो आपने पहले साल जो मशीन खरीदी थी ना 10,000 रुपये की, उसमें आपने इंस्टॉलेशन भी कराया था 1,000 रुपये का, टोटल वो हो गई थी 11,000 रुपये की। तो पहले साल के एंड में आप उस 11,000 के बैलेंस को लिख दोगे और उसे सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में ब्रॉट डाउन करोगे 11,000 को, और सेकेंड ईयर के एंड में कैरिड फॉरवर्ड करोगे इस 11,000 को, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में इसे ब्रॉट डाउन करोगे 11,000 को, और थर्ड ईयर के एंड में इस कैरिड डाउन करोगे इस 11,000 के बैलेंस को। हर साल वो 11,000 रहेगा, ठीक है। बस केवल ब्रॉट डाउन करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है। तो आपका भी तो एक सेम हो गया। अंतर इसमें अकाउंट में थोड़ा सा चेंज आएगा उस साल में जिस साल आप इसे बेचोगे, वो कैसे होता है वो हम सीखेंगे। अभी केवल सिंपल एप्लीकेबिलिटी सिखा रहे हैं, ठीक है। अभी हम खरीद रहे हैं, डेप लगा रहे हैं, और अगले लेक्चर में हम उसे बेचेंगे भी। क्लियर? अब देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होगा। डेप्रिसिएशन यहाँ पहले कहाँ दिखाते थे? यहाँ दिखाते थे आप एसेट अकाउंट में, यहाँ दिखाते थे। अब दिखानी तो यही है लेकिन एसेट अकाउंट में नहीं दिखानी है। कहाँ दिखानी है? प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट में दिखानी है। दोबारा सुन लो, डेप्रिसिएशन अकाउंट आप इस मेथड में मेंटेन नॉट मेंटेन्ड में एसेट अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते थे, एसेट अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते थे। लेकिन अब कहाँ दिखाओगे? इसमें नहीं दिखाओगे, इसमें नहीं दिखाया ना, प्रोविजन फॉर डेप में दिखाओगे क्रेडिट में, ठीक है। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1100 का अमाउंट, बैलेंस पहले साल के एंड में कितना हुआ? 1100। दूसरे साल के स्टार्टिंग में से ब्रॉट डाउन कर लिया आपने 1100 को, और फिर वापस दूसरे साल में आपने डेप्रिसिएशन दिखा दिया 1100। अभी नीचे से रफ करना पड़ेगा। तो दूसरे साल में आपने फिर 1100 का डेप्रिसिएशन दिखा दिया, और दूसरे साल के एंड में बैलेंस कितना हो गया स्टूडेंट्स? 2200। थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में 2200 को ब्रॉट डाउन कर लिया, और थर्ड ईयर के एंड में आपने बाय डेप्रिसिएशन दिखा दिया 1100। टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई स्टूडेंट्स? 3,300। क्लियर? दिस इज द मेथड ऑफ मेंटेनिंग द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट। अभी आप देख लो डेप्रिसिएशन अकाउंट आप कैसे बनाओगे। इसमें आप दिखाओगे, यहाँ पर आप टू एसेट बाय प्रॉफिट एंड लॉस दिखाते थे, लेकिन इसमें आप क्या दिखाओगे? टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और बाय प्रॉफिट एंड लॉस फर्स्ट ईयर के एंड में। ऐसे ही सेकेंड ईयर के एंड में टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और बाय प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट। ऐसा ही थर्ड ईयर में भी करोगे। इज दैट ओके? ठीक है, दोबारा शॉर्ट में सुन लो। जब आप प्रोविजन फॉर डेप मेंटेन्ड नहीं करते हो तो डेप्रिसिएशन को मशीन अकाउंट में क्रेडिट में दिखाते हो, हर साल उसकी वैल्यू में से घटाते हो। क्लियर? और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हो, टू एसेट बाय प्रॉफिट एंड लॉस शो करते हो। जब आप मेंटेन करते हो तो डेप्रिसिएशन को आप एसेट अकाउंट में नहीं दिखाते हो, उसका अमाउंट ओरिजिनल कॉस्ट पे मेंटेन रहता है। डेप्रिसिएशन आप प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, एक एक्स्ट्रा अकाउंट हम बना लेते हैं जिसमें दिखाते हैं क्रेडिट में ही, और फिर वो इकट्ठा होता रहता है जब जब डेप्रिसिएशन आप लगाते हैं। बाय डेप्रिसिएशन बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय डेप्रिसिएशन बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय डेप्रिसिएशन बैलेंस। फिर आप डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हो तो उसमें टू प्रोविजन फॉर डेप बाय प्रॉफिट एंड लॉस दिखाते हो। क्लियर? ये सिंपल मेथड है। अभी एक मेथड और बताते हैं आपको, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। पहला मेथड हमने सीखा स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसके नाम और भी हैं, सिंपल डेप्रिसिएशन मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी हम उसको कहते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड हमारा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। कौन सा मेथड? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसका शॉर्ट में हम बोलते हैं DBM, और भी नाम होते हैं रिटन डाउन वैल्यू WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड RBM, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। राइट? तो ये इसके नाम हैं दूसरे मेथड के। फर्स्ट मेथड के भी 3-4 नाम हैं, उनमें से कुछ भी लिख के आ जाए तो आपको पहचानना आना चाहिए। स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, सिंपल डेप्रिसिएशन मेथड, और दूसरा मेथड है डिमिनिशिंग, रिड्यूसिंग, रिटन डाउन वैल्यू। क्लियर? ये सारे नाम हैं इसके। अभी हम बात करते हैं कि साहब ये डिफरेंस क्या है दोनों मेथड में। राइट? जो स्ट्रेट लाइन मेथड है उसमें हर साल डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा और सेम रहेगा। क्लियर? एनुअल डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। और जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है उसमें हर साल डेप्रिसिएशन बैलेंस पे लगेगा, सेम नहीं रहेगा। बैलेंस पे लगेगा, सेम नहीं रहेगा। राइट? तो इस बात को आप याद रखिएगा। अब जैसे मैं इसी सवाल को, ये आपके सामने जो सवाल है ये वाला, इसी को अगर मैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से करूँगा तो क्या चेंज आएगा आप देखिए बोर्ड पर। अभी इसी में चेंज कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब मैं इसी सेम सवाल को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है? डेप्रिसिएशन काय पे लगाना है? बैलेंस पे लगाना है। तो ये तो लग गया 9900 बच गया, ब्रॉड डाउन कर लिया। दूसरे साल अगर ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो मेरा डेप्रिसिएशन इस 9900 पे लगेगा। कितना हो जाएगा वो? 990। बैलेंस कितना आ जाएगा? माइनस कर दीजिए तो आपका जो है 900, तो यही हो गया 10 रुपीज़, 90 रुपीज़ और माइनस कर दीजिए तो 8010। ठीक है? कैलकुलेशन चेक कर लेना, 8910 आएगा शायद, है 8910। क्लियर? 8910। फिर इसको ब्रॉड डाउन कर लीजिए और इसका 10% लगा दीजिए, 891। इसे लेस कर दीजिए, 8019। ठीक है ना? अच्छा, अगले साल डेप्रिसिएशन जो 8019 पे लगेगा 801.9 लगेगा। अब एक चीज़ देखो कि हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होता जा रहा है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डेप्रिसिएशन भी रिड्यूस होगी। डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल रिड्यूस होगा। राइट? उसमें क्या था?
फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल सेम था, इसमें क्या है, डेप्रिसिएशन हर साल रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि वो काय पे लग रहा है, बैलेंस पे लग रहा है। मेरे इस डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी चेंज आएगा ना, मैं अब ये वाले अमाउंट दिखाऊंगा, 1100 फर्स्ट ईयर में, दूसरे ईयर में 990, तीसरे ईयर में 891। क्लियर, ठीक है। अच्छा, प्रोविजन फॉर डेट मेंटेन्ड होगा और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा तो क्या होगा, एसेट अकाउंट तो सेम रहने वाला है, इसमें तो कोई अंतर नहीं आने वाला। इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहेगा, सेकंड ईयर में कितना लिखूं, 990, और बैलेंस कितना हो जाएगा फिर 2090, हाँ 2090। क्लियर, फिर इसको ब्रॉड डाउन कर लीजिएगा 2090 को, फिर अगले साल थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन देखो वहाँ पे 891, ऐड कर दो इसको, कितना हो गया वो, तो 1892। क्लियर, ये हमारा टोटल बैलेंस हो जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का। क्लियर, डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, पहले साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट 1100, दूसरे साल 990, ठीक है ना, तीसरे साल बोलो 891, ठीक है जी, दोनों मेथड हो गए, और प्रोविजन फॉर डेप्ट मेंटेन्ड और नॉट मेंटेन्ड दोनों में हो गए। बस अब जो आगे आपको सीखना है दैट इज अबाउट, अगर हम एसेट को बेचते हैं तो हम मशीन के अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, दोनों कंडीशन में, जब प्रोविजन फॉर डेप्ट मेंटेन्ड है और जब प्रोविजन फॉर डेप्ट मेंटेन्ड नहीं है। क्लियर, दैट शैल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक टू कवर in our next lecture. Thank you so much.